इस बीच भारत की रेटिंग में बदलाव से पहले रेटिंग एजेंसी मूडीज के अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अधिकारियों से भारत की अर्थव्यवस्था का जायजा लिया गया। रेटिंग एजेंसियों ने 15 साल से भारत की रेटिंग को सबसे निचले इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी कि Baa3 पर स्थिर रखा हुआ है, जबकि इस दौरान भारत दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्थाओं से उभर करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर, क्या इस बैठक के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या भारत की रेटिंग में सुधार होगा? नियमित बैठक होती है विपुल जी। आमतौर पर रेटिंग एजेंसियां रेटिंग देने से पहले उस देश की सरकार से आंकड़े मांगती हैं और चर्चा करती हैं और उसके बाद अपनी रेटिंग देती। 3-4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि मूडीज़ की रेटिंग के संदर्भ में समझने जैसे हैं, जिन पर जो पिछले कई वर्षों से जब से भारत की रेटिंग इस स्तर पर टिकी हुई है, बार बार उठते रहे। भारत की रेटिंग जंग से एक लेवल ऊपर है, न्यूनतम रेटिंग है। आउटलुक थोड़ा सा स्टेबल है अभी तक की स्थिति में, और दुनिया की ज़्यादातर बड़ी एजेंसियों ने भारत की रेटिंग बेहद कमज़ोर रखी है। बल्कि आपको याद होगा कि भारत की रेटिंग के ऊपर तो एक बार इकोनॉमिक सर्वे में पूरा सवाल उठाया गया था कि रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड पुअर मूडीज भारत की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से नहीं समझती। खैर, यहाँ 3 मुद्दे हैं। एक तो भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन 2026 का क्या है। आज आरबीआई की पॉलिसी आई जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 6.5% के विकास दर का आकलन आया। जो बाकी आकलन है वो इससे कम है, 6% और 6.2% के आसपास है। मूडीज भारत की आर्थिक विकास दर को आने वाले समय में अगले 12 महीनों में कैसे देखता है, मांग की क्या परिस्थिति बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्या आधार होगा, एक वो महत्वपूर्ण बात है। दूसरा सरकार के कर्ज को लेकर है। भारत की रेटिंग और भारत की साख पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है सरकार के कर्ज का, जो कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आईएमएफ भी इस मामले में बोलता रहता है। मूडीज़ क्या भारत के कर्ज भारत सरकार के जो घाटा प्रबंधन के राजकोषीय घाटे के मैनेजमेंट के कार्यक्रम है उस पर भरोसा कर पाएगी इस बार? इस मीटिंग में हमें ये देखना होगा। और तीसरा है कि तात्कालिक तौर पर जो फैसले आरबीआई की तरफ से लिए गए उनका कितना पॉजिटिव असर, रेपो रेट कट का, सीआरआर कट का कितना पॉजिटिव असर मूडीज़ भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखती है, यह भी इस चर्चा से पता चलेगा। मूडीज़ की रेटिंग पर निगाहें होंगी और भारत की पुरानी लंबी शिकायत रही है कि मूडीज़ ने भारत की रेटिंग को भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं और क्षमताओं के आधार पर तय नहीं किया है, बल्कि इसमें भारत की पूरी ताकत या भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी ताकत उभर कर सामने नहीं आती। चलिए, अब देखते हैं आखिर में यहाँ पर क्या कुछ बदलाव होगा, नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नजरें हमारी बनी हुई हैं। इस बीच सरकार महंगाई मापने के पैमाने में बदलाव करने जा रही है। नए पैमाने में ओटीटी पर होने वाले खर्च के साथ रेल और हवाई यात्रा पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया जा सकता है। सांख्यिकी मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। संभावना इस बात की भी है कि नए पैमाने में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सामान की कीमतों को भी शामिल किया जाए। सर, नए इन्फ्लेशन इंडेक्स में वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जा रही हैं, नई और आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? महंगाई का नया फार्मूला या नया पैमाना बनाने की तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है और अब सरकार की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि इसमें जो भारतीय उपभोक्ताओं की खपत का व्यापक स्तर है, जिसमें कि उत्पादों की, सेवाओं की खपत शामिल है, इसके पूरे दायरे को समेटा जाए। और इस दृष्टि से इस बात की तैयारी है कि जो इंटरटेनमेंट पे खर्च है, खासतौर से ओटीटी पे, उसे इसमें शामिल किया जाए। एयर और ट्रेन ट्रैवल की, यानी जो टिकट की बुकिंग्स होती हैं एयर पर और रेलवे की, उन्हें शामिल किया जाए। और इसके साथ ये भी योजना है कि कुछ नए डेटा सेट हैं जिनको भी जानकारी लेने के लिए उपभोक्ताओं की खपत की महंगाई का आधार बनाया जाए, जिनमें जीएसटी का आंकड़ा है, जिसमें ई वाहन पोर्टल का आंकड़ा है जहां पर वाहन रजिस्टर्ड होते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस का, एनपीसीएल सीआई से मिलने वाला आंकड़ा है, इन्हें भी शामिल किया जाए ताकि उपभोक्ता महंगाई की एक पूरी तस्वीर बन सके। आपको याद होगा विपुल जी, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बोनस पॉइंट में चर्चा भी की थी कि रिजर्व बैंक भी अपनी मौद्रिक नीति के फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगा इस साल, जैसा रिजर्व बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है। वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि उपभोक्ता महंगाई के ढांचे को बदला जाए, देखा जाए और उपभोक्ता महंगाई को छोड़कर अब कोर इन्फ्लेशन की तरफ आया जाए। वैसे भी उपभोक्ता महंगाई 4% से कम हो गई है। तो ये दो तरफ से इस बात की कोशिश चल रही है कि भारत में जो उपभोक्ता महंगाई नापने का पैमाना है उसे चुस्त और दुरुस्त किया जाए। क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैसे देखा जाता है, ये इसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा।